भारत अपनी दौलत और उपजाऊ जमीन के लिए हमेशा से ही बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। 8वीं शताब्दी तक इस्लामी सिद्धांतों पर चलने वाला एक विशाल साम्राज्य इस्लामी खलीफा अरब से उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैल गया था। धार्मिक जोश और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर खलीफा के शासकों ने भारत की दौलत पर अपनी नजरें गड़ा दी। इसने भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की जो पश्चिम से कई आक्रमणों से भरा था। ये आक्रमणकारी मुख्य रूप से अरब और तुर्क मूल के अपने साथ अपनी अलग संस्कृति, भाषा और धर्म इस्लाम लेकर आए। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ लूटपाट था, लेकिन आखिरकार उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों में मुस्लिम शासन की नींव रखी। सदियों तक चले इन आक्रमणों का भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके कारण नए विचारों, तकनीकों और सामाजिक संरचनाओं का आगमन हुआ, जिसने भारतीय इतिहास के रुख को हमेशा के लिए बदल दिया। और आज हम जो सांस्कृतिक परिदृश्य देखते हैं उसे आकार दिया। सभ्यताओं का संघर्ष, ज्ञान का आदान प्रदान और इन आक्रमणों के बाद संस्कृतियों का मिश्रण आज भी इतिहासकारों को आकर्षित करता है और आधुनिक भारत की पहचान को आकार देता है। भारत में पहला बड़ा अरब आक्रमण 8वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, जिसका नेतृत्व युवा और महत्वाकांक्षी सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उत्तर पश्चिमी भारत का एक समृद्ध क्षेत्र सिंध उनके अभियान का लक्ष्य बन गया। कई कारकों ने इस आक्रमण में योगदान दिया, जिसमें व्यापार के लिए सिंध की रणनीतिक स्थिति, इस्लाम का प्रसार करने की इच्छा और क्षेत्र की संपत्ति का आकर्षण शामिल था। अपनी सैन्य कुशलता के लिए जाने जाने वाले मोहम्मद बिन कासिम ने रणनीतिक प्रतिभा और बल का संयोजन प्रयोग किया। उसने सिंध के अंदरूनी विभाजनों और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया, स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया जो राजा दाहिर से नाखुश थे। बेहतर हथियारों और रणनीति से लैस उसकी सेना ने देबल और नीरू सहित प्रमुख शहरों पर तेजी से विजय प्राप्त की और अंततः अरोड़ के युद्ध में राजा दाहिर पर निर्णायक जीत हासिल की। सिंध की विजय ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इसने उपमहाद्वीप में मुस्लिम उपस्थिति स्थापित की और आने वाली सदियों में आगे इस्लामी विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। अरबों ने अपने प्रशासनिक व्यवहार, भाषा और संस्कृति को इस क्षेत्र में पेश किया, जिससे सिंध के सामाजिक ताने बाने पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। 11वीं शताब्दी के मोड़ पर पूर्व में एक नई शक्ति का उदय हुआ। महमूद गजनवी, जो वर्तमान अफगानिस्तान में गजनवी साम्राज्य का एक तुर्क शासक था, लूट के लिए एक अतृप्त प्यास और इस्लाम के प्रति उत्कट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर महमूद ने उत्तर पश्चिमी भारत में विनाशकारी हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। 1001 और 1027 ईस्वी के बीच उसने 17 अभियान चलाए, धनी मंदिरों और शहरों को निशाना बनाया, जिससे विनाश और लूटे गए खजानों का निशान छूट गया। महमूद के हमलों की विशेषता उनकी तेजी और क्रूरता थी। उसने उत्तरी भारत के खंडित राजनीतिक परिदृश्य का फायदा उठाया, कई राजपूत राज्यों से थोड़ा संगठित प्रतिरोध का सामना किया। उसके प्राथमिक लक्ष्य धनी मंदिर शहर थे, जिन्हें धन और मूर्ति पूजा दोनों का केंद्र माना जाता था। उनके सबसे प्रसिद्ध कारनामों में गुजरात में सोमनाथ मंदिर की लूट थी, जो अपनी अपार संपत्ति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। भारत पर महमूद के हमलों का प्रभाव महत्वपूर्ण था, हालांकि मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक ही सीमित था। उनके अभियानों के परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश हुआ और विशाल धन की लूट हुई। हालांकि उन्होंने मध्य एशिया और भारत के बीच ज्ञान और विचारों के प्रसारण में भी योगदान दिया। भाग 4, घुरी आक्रमण, मोहम्मद गोरी और तराइन के युद्ध। गजनवियों के पतन के बाद एक और मध्य एशियाई शक्ति एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी, घुरी साम्राज्य। मुइज़ अद-दीन मोहम्मद गोरी, जिन्हें मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है, ने उत्तरी भारत को जीतने पर अपनी नजरें जमाईं। महमूद के लूटपाट के हमलों के विपरीत मोहम्मद गोरी का लक्ष्य स्थायी विजय और भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गोरी की महत्वाकांक्षाओं ने उसे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाले राजपूत संघ के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। दोनों सेनाएं वर्तमान हरियाणा में तराइन में कई निर्णायक लड़ाइयों में भिड़ गईं। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी की अपमानजनक हार के रूप में समाप्त हुआ। हालांकि वह अगले वर्ष प्रतिशोध के साथ लौटा।
1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने बेहतर रणनीति का प्रयोग करते हुए पृथ्वीराज चौहान पर करारी हार दी। इस जीत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने उत्तरी भारत में पहले प्रमुख मुस्लिम साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5। परिवर्तनकारी प्रभाव, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक फैले अरब और तुर्क आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान, तकनीकी हस्तांतरण और राजनीतिक उथल पुथल की एक लहर शुरू की, जिसने सदियों तक भारत की नियति को आकार दिया। उपमहाद्वीप में इस्लाम का एक प्रमुख धर्म के रूप में आना एक महत्वपूर्ण परिणाम था। भारत के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम शासन की स्थापना से शासन, प्रशासन और भू राजस्व की नई प्रणालियां शुरू हुईं। मध्य एशिया के दरबारों की भाषा फारसी प्रशासन और विद्वता की भाषा बन गई, जिससे भारतीय भाषाई परिदृश्य समृद्ध हुआ। आक्रमणकारी अपने साथ अपनी स्थापत्य परंपराएं भी लाए, जो भारतीय परिदृश्य में दिखाई देने वाली मस्जिदों, मकबरों और किलों में स्पष्ट है। इन आक्रमणों का भारतीय समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। नए धर्मों और संस्कृतियों के आगमन से मौजूदा परंपराओं का संश्लेषण हुआ और कला, संगीत और साहित्य के नए समन्वित रूपों का उदय हुआ। हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच बातचीत ने अनूठी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को जन्म दिया, जिससे भारतीय सभ्यता की टेपेस्ट्री समृद्ध हुई। भाग 6। आक्रमणों की गूंज, विरासत और सबक। भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण, जबकि अक्सर संघर्ष और विनाश के काल के रूप में चित्रित किए जाते हैं, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक परिवर्तन के युग भी थे। विभिन्न सभ्यताओं के बीच मुठभेड़ हालांकि अक्सर हिंसक होती थी, लेकिन विचारों, परंपराओं और प्रौद्योगिकियों के मेल का परिणाम होता था, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध होता था। इन आक्रमणों की विरासत बहुआयामी है और इतिहासकारों द्वारा इस पर बहस जारी है। उन्होंने नए धर्मों, भाषाओं और कलात्मक परंपराओं की शुरुआत की, जिससे भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता में योगदान मिला। हालांकि उनके परिणाम स्वरूप संघर्ष, विनाश और सामाजिक उथल पुथल के दौर भी आए, जिनके निशान आज भी दिखाई देते हैं। भारतीय इतिहास की जटिलताओं और उन ताकतों को समझने के लिए इन आक्रमणों को समझना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इसके वर्तमान को आकार दिया है। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अधिक ज्ञान और समझ के साथ भविष्य को नेविगेट करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। इन ऐतिहासिक मुठभेड़ों से सीखे गए सबक सांस्कृतिक आदान प्रदान, धार्मिक सहिष्णुता और वैश्वीकरण की जटिलताओं के मुद्दों से जूझ रही दुनिया में प्रासंगिक बने हुए हैं।